जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और पाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। और मैंने उस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था मुंह तक, माउथ तक पढ़ा दिया था। और आज का जो लेक्चर रहेगा आपका स्टार्ट होगा ओइसोफेगस से, भोजन नलिका से, फूड पाइप से स्टार्ट होगा और जाके ख़त्म होगा कहाँ तक, एनस तक। जब तक आप माउथ से लेकर एनस तक पढ़ नहीं लोगे तब तक आपका पाचन तंत्र खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा का पूरा आहार नाल को पढ़ना है और उसके साथ जो ग्रंथि होती थी, मैंने आपको फ्लोचार्ट में बताया था, उन ग्रंथियों को साथ साथ पढ़ना है कि वो कैसे काम करती हैं पाचन की प्रक्रिया में, वो किस तरह से एंजाइम का स्त्रावण करते हैं और वह एंजाइम किस तरीके से भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है पाचन की प्रक्रिया में, उसको समझना है आपने, है ना। तो आज स्टार्ट करते बिना किसी देरी के ओइसोफेगस से, फूड पाइप से। चलिए, तो फूड पाइप की यदि आपसे लंबाई पूछे तो वो आपको बतानी है, और फूड पाइप काम कैसे करता है वो आपको बताना है, और इसका काम एक्चुअली में होता क्या है, कैसे करता है। तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, ये लिखा है जस्ट, है ना। लेकिन देखो, आपने खाना खाया मुंह में मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी क्या क्या होता है। मुंह के बाद खाना जाता है फूड पाइप से होकर, ये लिखा, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप, है ना। फूड पाइप से होकर जाता है आपका स्टोमक तक, पेट तक। लेकिन जाता तो है, आपसे पूछे कि कैसे जाता है, किस विधि के द्वारा जाता है, क्वेश्चन तो ये है। तो आपसे पूछे कि ओइसोफेगस द्वारा भोजन मुंह से आमाशय तक किस विधि द्वारा जाता है, तो आंसर करना है क्रमानुकुंचन विधि द्वारा जाता है, अर्थात पेरिस्टाल्सिस मोशन द्वारा जाता है। क्या होता है क्रमानुकुंचन विधि, क्या होता है पेरिस्टाल्सिस मोशन, इसको देखो। ये इसमें कोई आप खुद से कर नहीं सकते। आपने खाना खाया, मुंह से गया सीधा पेट तक जाता है, लेकिन ये जाता कैसे है, किस विधि के द्वारा जाता है, वो विधि मैंने आपको बता दी। आप इसमें खुद अपना एफर्ट नहीं डाल सकते कि मैं रोक लूँ बीच में, यदि ओइसोफेगस में फूड चला गया, फूड पाइप में आपका भोजन चला गया, आप चाहो कि मैं रोक लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह अपने आप होता है। यह जो प्रोसेस है ना, जो क्रमानुकुंचन की विधि है ना, यह होती है साइमल्टेनियसली। ये जो विधि है क्रमानुकुंचन, ये होता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या कहलाता है? साइमल्टेनियसली जो चीज़ अपने आप हो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। यह अपने आप होती है, लेकिन अपने आप कैसे होती है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके घर में मंजन खत्म हो गया है ना, अब मंजन खत्म हो गया तो आप क्या करते, लास्ट में आप सुबह सुबह दुकान तो जाते नहीं, दुकान बंद रहती, आप क्या करते, उसी को खींचते हो, यूँ करके निकालते हो, फिर पकड़ते हो, फिर निकालते हो, फिर पकड़ते हो, फिर निकालते हो। तो आप एक्चुअली में करते क्या हो, आप करते हो क्रमबद्ध तरीके से संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हो आप उसको। आप देखो, इधर पर फूड आया और इधर पर एक पार्ट फूल गया, है ना। फूलने के बाद इसने क्या किया, रिलैक्स, फूला तो इधर होगा रिलैक्स, और इधर पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, इधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इधर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्सन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सन। ऐसे ऐसे होकर आपका जो फूड है आमाशय तक पहुंचता है, पेट तक पहुंचता है। अब पेट में होती है प्रक्रिया। अब पेट में कैसी प्रक्रिया होती है वो अपन देख लेंगे, वो समझ लेते हैं। आगे देखते हैं पेट को, ये पेट में होता क्या है एक्चुअली में। तो पेट को आप स्टोमक बोलते हो इंग्लिश में, है ना। इसको जठर भी बोला जाता है हिंदी में, इसको उदर भी बोला जाता है ना। लेकिन ये जो पेट है, ये जो आमाशय है, ये जो जठर है, इसमें पाई जाती हैं ग्रंथियाँ। और वो ग्रंथियों का नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है जठर ग्रंथियाँ। इन जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, इनसे निकलता है जठर रस। और इस जठर रस में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है HCl, पेप्सिन और रेनिन। चूँकि HCl क्या है, देखो ये जठर ग्रंथियाँ, इन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, और जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। यदि आपसे पूछे HCl क्या है, तो इधर पर HCl को आपको लिखना है जूस है। क्या है, जूस है, रस है, हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसको, रस ना। और पेप्सिन और रेनिन क्या है, तो ये दोनों के दोनों हैं भाई साहब मेरे एंजाइम। क्या है, ये दोनों के दोनों हैं आपके एंजाइम, और ये है आपका जूस। अब HCl कैसे वर्क करता है, देखो तीनों को पढ़ेंगे साथ साथ, लेकिन पहले HCl को देख लेते हैं। HCl कैसे काम करता है इसमें, देखो आपने जब भोजन खाया था तो मुंह में लार पाई जाती थी, उस लार से दो एंजाइम निकलते थे। इस एक का नाम था लाइसोजाइम, दूसरे का नाम था सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज, दूसरा नाम इसका था। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम था वो क्या करता था,
तो आपके भोजन में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित थे उनको किल करने का काम करता था, उनको मारने का काम करता था। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, क्या यह 100 रूप से, ये पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीवों को मार देता है? नहीं, पूर्ण रूप से नहीं मारता है। पूर्ण रूप से मारता कौन है? जो बचे हुए सूक्ष्म जीव हैं आपके भोजन में, उनको मारने का काम करता है HCl, उनको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। या बचे हुए सूक्ष्म जीव किसमें होते हैं? आपके भोजन में जो आप खाते हो उनको यह मारने का काम करता है। तो बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। यदि इससे आपका pH मान पूछ लिया जाए, पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में कि HCl का pH मान कितना होता है, तो आपको लिखना है 1.3 से लेकर 1.5 तक, है ना। 1.3 से लेकर 1.5 तक होता है इसका pH मान। अर्थात ये कैसा है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जो pH मान है 7 से बहुत ही कम है। और आपको मालूम है किसी भी पदार्थ का यदि pH मान 7 से कम है तो वह होता है अम्लीय। यदि किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है तो वह होता है क्षारीय। और चूंकि HCl का pH मान 7 से तो कम है, लेकिन बहुत ही कम है, अधिक अम्लीय होता है यह। और आपको पता है एसिड की क्वालिटी होती है, जो अधिक अम्लीय एसिड होता है यदि उसको आप नॉर्मली स्किन पे डालते हो तो वो जला देता है। आगे अपन इसको डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है पेट में, आपको पेट को क्यों नहीं जलाता, क्योंकि इसका इतना जब pH मान कम है तो जलाना चाहिए। आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, HCl आपका स्त्रावित हो रहा है, अच्छी बात है। यदि HCl आवश्यकता से अधिक स्त्रावित हो जाए, यदि HCl का जो स्त्रावण है, जो सिक्रीशन है, अधिक हो जाए तो आपको होगी क्या? एसिडिटी होगी। इस स्थिति में होते ही आपको अम्लीयता। और होता क्या है इसमें? आपका पेट जलने लगता है, सीना जलने लगता है ना। फिर लेते हो आप क्या? इनो। डॉक्टर के पास जाके आपको सजेस्ट करता है डॉक्टर इनो ले लो, इसको घोल के पियो पानी में, ठीक हो जाओगे। अच्छा, इनो ही सजेस्ट क्यों करता है? क्योंकि इनो में जो आपका इनो है ना, इस इनो में पाया जाता है एक क्षार। बेस को क्या बोलते हो आप? क्षार। और वो क्षार कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। यह क्षार इस HCl से क्रिया करता है, HCl से, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? इस HCl से क्रिया करके प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा? अब चूंकि देखो इधर लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है 2 होती है +2, और इधर क्लोरीन की 1 होती है, तो इधर 2 लगा दो तो 2 क्लोरीन इस मैग्नीशियम से जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका? MgCl2। क्या बन जाएगा? MgCl2। और बचा हुआ क्या है आपका? देखो इधर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिला के कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 2। तो सीधा सीधा लिख दो ना, प्लस 2H2O। आपका क्या बनेगा? जल बन जाएगा। और इसने क्या किया इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने? इस जो HCl अधिक था ना, इसके साथ क्रिया करके MgCl2 बना दिया और जल बना दिया। अर्थात इसकी अम्लीयता को इसने ख़त्म कर दिया। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इनो लीजिए। और देखो मैंने आपको बोला है कि इससे HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है और रेनिन निकलता है। तो HCl को तो मैंने आपने पढ़ा दिया है ना। लेकिन अब पेप्सिन और रेनिन ये काम कैसे करते हैं? एंजाइम, और एंजाइम करते हैं उत्प्रेरक की भांति कार्य, है ना। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, यही तो उत्प्रेरक का काम रहता है। और यही पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं। चूँकि आप के जो पेप्सिन और रेनिन है, पहले तो यह आमाशय में पाए जाते हैं इनएक्टिव फेज में। इनएक्टिव का अर्थ होता है अक्रिय अवस्था में, पहले कार्यरत नहीं होते हैं। जब तक HCl नहीं निकलेगा तब तक ना तो पेप्सिन कार्य करेगा ना ही रेनिन कार्य करेगा। क्यों नहीं करेगा? ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा क्यों बोला? देखो मैं बताता हूँ। जो आपका पेप्सिन और रेनिन है, पहले यह पाया जाता है पेप्सिनोजिन के रूप में और प्रोनिनिन के रूप में। पेप्सिन किस में पाया जाता है? पेप्सिनोजिन के रूप में। और रेनिन किस में पाया जाता है? प्रोरेनिन के रूप में। और यह जो पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन है, यह इनएक्टिव फॉर्म है, यह अभी अक्रिय है, यह कार्य नहीं कर सकते। जब तक यह पेप्सिन पेप्सिनोजिन के रूप में है, यह कार्य नहीं कर सकता। यह रेनिन प्रोरेनिन के रूप में है, यह कार्य नहीं कर सकता। यह अपना का योगदान है जो पाचन में दे ही नहीं पाएगा। इसको सक्रिय करो, इसको कार्य करने के लिए इसके ऊपर कुछ लाओ। और करता क्या है? इधर पर HCl आता है। HCl की उपस्थिति में यह पेप्सिनोजिन
पेप्सिन में बदल जाता है। अब यह कार्य कर देगा, अब यह एक्टिव हो गया, अब इस HCl ने इस सोए हुए पेप्सिनोजेन को जगा दिया और वो बन गया पेप्सिन। अब इधर पे भी आएगा आपका HCl इस प्रोरेनिन को जगाएगा और बदल देगा किसमें, रेनिन के रूप में। तो जो आपकी पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है यह है आपकी इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव फॉर्म है, अक्रिय रूप है। इनको सक्रिय रूप में बदलने के लिए आता है HCl और इनका सक्रिय रूप कौन सा होता है, तो वो होता है पेप्सिन और रेनिन, एक्टिव फॉर्म जिसको मैंने बोला है ना। अब देखना है कि यह जो आपके पेप्सिन है और रेनिन है यह वर्ग कैसे करते हैं, कार्य कैसे करते हैं। तो पेप्सिन किसको, आपको मैंने बताया है कि आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों चीज़ों को आप लेते हो, अच्छी बात है। और मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, माउथ में, है ना। और माउथ में किसका पाचन स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट नहीं हुआ था, ना ही फैट का पाचन स्टार्ट हुआ था, वसा का पाचन स्टार्ट हुआ था, ना ही, ठीक है। और मुंह में पचित और अपचित भोजन को मैंने बोलस नाम दिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, आपको बताया हुआ है। अब जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाए हुए हैं उनमें से जो प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है कौन, ये आपका पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन बड़े बड़े अणुओं में पाया जाता है पहले, इनको छोटे छोटे अणुओं में बदलता है कौन, आपका पेप्सिन। यह इसका जटिल रूप है, प्रोटीन जटिल है और पेप्टोन है जो इसका सरल रूप है। तो जटिल से सरल में बदलना, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना ही तो पाचन कहलाता है। और ये बदलता कौन है, आपका पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, आपका एंजाइम, और एंजाइम ही तो ये कार्य करते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि पाचन क्या कहलाता है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया। और ये बदलता कौन है, एंजाइम बदलते हैं। चूंकि आपका पेप्सिन है यहाँ पर क्या है, एंजाइम, और यह प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन्स में, या फिर आप बोल सकते हो पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन 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 कितने परसेंट बदलता है, तो लिखना है आपने 70%, कम से कम बदलता है कितना, 70%, 70%। अब आया आपका क्या, रेनिन। ये रेनिन कैसे काम करता है, चूंकि आप को जब दूध दिया जाता है तो आपको क्या लगता है, दूध डायरेक्ट सटक के सीधा इनस की तरफ बाहर निकल जाए तो आपको दस्ते लगने लगेंगे इस तरीके, तो फिर है ना, ऐसा तो होता नहीं है। अब जैसे ही आपने दूध पिया, दूध गया आपके आमाशय तक, आपके पेट तक, और आमाशय से निकलता है उस टाइम पर जब आप दूध पीते हो रेनिन। और रेनिन क्या करता है, इस दूध को केसिन प्रोटीन में बदल देता है। आप दही बोल सकते हो इसको, दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। कौन बदल देता है, रेनिन बदल देता है। क्यों बदला दही में, क्या कारण है, क्यों बदला। देखो जब कोई एंजाइम या एसिड किसी भी चीज़ पर पड़ता है तो सीधी सीधी बात है, आप देख लो घर में आपका कुछ नींबू भी पड़ जाए ना यदि दही में, तो फट जाए, दूध में तो वो फट जाता है, दही बन जाता है। तो इधर तो अम्ल भी है, आपके एंजाइम है वो तो पड़ेंगे जब दूध पर, तो वो ऑब्वियसली बात है फटेंगे, और फट कर क्या बनता है आपका, दही बनता है। तो दही पेट में अधिक देर तक रुकता है, उसमें जो पोषक पदार्थ हैं जब अधिक देर तक रुकेगा तो उसका पाचन अधिक देर तक होगा और अच्छे तरीके से होगा पेट में। इसीलिए यह रेनिन कार्य क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है। समझ गए बात को, दूध को, या केसिन प्रोटीन भी आप बोल सकते हो। अब एक शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, जब आप भी बच्चे थे तो उस समय सबसे अधिक कौन सा एंजाइम स्रावित होता है बच्चों में, बच्चों में ज़्यादा मात्रा में निकलने वाला एंजाइम का नाम बताइए आप। इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अच्छा ये बताओ कि बच्चे पीते क्या है एक्चुअली में, सबसे ज़्यादा दूध पीते कि नहीं पीते। और दूध का पाचन के लिए सबसे उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है, वो होता है आपका रेनिन। यदि दूध का डाइजेशन करना है, दूध का पाचन करना है, तो आपको रेनिन की आवश्यकता पड़ेगी ही, बिना रेनिन के इसका पाचन संभव है ही नहीं। और जब दूध पियोगे आप तो उतना ही तो रेनिन निकलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों में सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाले एंजाइम का नाम बताइए। चूँकि बच्चे सबसे अधिक पीते हैं दूध, और दूध के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है आपका रेनिन, तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा, रेनिन।
अब एक और शानदार बात है कि मैंने आपको बोला कि HCl का जो pH मान होता है 1.3 से लेकर 1.5 तक होता है, बहुत ही कम, अर्थात यह मोर एसिडिक होता है, अधिक अम्लीय होता है। और आपको मालूम मैंने बोला कि यदि आप अम्ल को स्किन में डाल दो तो यह स्किन को जला देता है, स्किन पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है। तो क्या कारण होता है कि यह आपके आमाशय में स्रावित तो होता है लेकिन आपके आमाशय को जला नहीं पाता है। ऐसा क्या है? तो आमाशय में, इधर देखो इस वाले डायग्राम में मैं बताता, ये रहा आपका आमाशय, इसमें इधर पर रहती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, और यह म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का स्त्रावण करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, और इसी म्यूकस के द्वारा यह HCl है जो पेट को जलने से रोकता है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा यह HCl पेट को जलने से रोकता है, नहीं जला पाता पेट को। तो यदि आपसे पूछे कि HCl एसिड से पेट को जलने से कौन बचाता है, तो आपको लिखना है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन बचाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। और पेट में किसका पाचन हो गया बताइए? पेप्सिन ने क्या किया? इधर देखो, पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन का पाचन किया। ठीक है, समझ गए बात को? आप क्या खाते हो? आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाते हो और फैट खाते हो, है ना? तो इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट हुआ आपका? कहाँ पर स्टार्ट हुआ? पेट में, क्योंकि पेट से क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है, और पेप्सिन ने ही तो प्रोटीन का पाचन किया, स्टार्ट तो हो गया ना। तो इधर पर प्रोटीन का पाचन भी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आमाशय में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अभी पाचन किसका प्रारंभ नहीं हुआ? फैट का पाचन प्रारंभ नहीं हुआ। अब देखो, ये दोनों तो पच गए थोड़ी बहुत, है ना, तो ये हो गए पचित। अभी ये जो आपका फैट है ये है अपचित, है ना। और आमाशय में पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन तो ये है, पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है काइम। क्या कहा जाता है? काइम। ये रहा आपका काइम। आमाशय में पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को काइम कहा जाता है, और माउथ में पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को बोलस कहा जाता है। ये नोट डालकर मैंने लिखा हुआ है। स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब आपने जब खाना माउथ में लिया, माउथ से होकर ओइसोफेगस से होकर स्टोमक में आया, अब स्टोमक से कहाँ आएगा? छोटी आंत में, है ना। अब छोटी आंत में एक्चुअली में होता क्या है? देखो, ये रहा, स्टोमक से होकर काय में आया, ये आया छोटी आंत में। अब छोटी आंत के मैं आपको पहले बता दूं, होते हैं 3 पार्ट। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला होता है ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम, समझ गए। और ये जो पार्ट है ना आपके, ये होते हैं बड़ी आंत के, इनको नहीं देखना है। स्टोमक से आया ये छोटी आंत, ये जो आपकी है ना पूरी, ये रंग बिरंगी पूरी, ये है आपकी छोटी आंत। चूँकि 3 पार्ट है, देखो, ये अलग कलर है, ये दूसरा अलग कलर है, ये अलग कलर है, तीनों कलर है, और तीनों पार्ट होते हैं किसके? आपके छोटी आंत के। ये जो वाला पार्ट है ना, ये सबसे पहला पार्ट छोटी आंत का, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। और ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं जेनुनम। और जो तीसरा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इलियम। ये तीनों पार्ट होते हैं आपके आमाशय के छोटी आंत के, है ना। अब छोटी आंत एक्चुअली में छोटी होती है कि बड़ी होती है? क्वेश्चन तो है। छोटी आंत एक्चुअली में छोटी नहीं होती है, एक्चुअली में बड़ी होती है, बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। किस कारण होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इनका पहले आप लंबाई देख लो, डायमीटर देख लो दोनों का। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6 से 6.5 मीटर तक इसकी लंबाई है, और इसका जो डायमीटर है वो 1 इंच है, लगभग 1 इंच, 1 इंच भी नहीं है, लगभग 1 इंच है। तो इसको ध्यान रखो। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ बड़ी आंत का डायमीटर और बड़ी आंत की लंबाई बताता हूँ, फिर आप क्लियर कर पाओगे कि एक्चुअली में छोटी आंत बड़ी क्यों है, किस कारण बड़ी है। यदि इसको छोटी आंत है तो छोटा क्यों बोला जाता? लंबाई में बड़ी है लेकिन डायमीटर में छोटी है,
लंबाई में बड़ी है, डायमीटर में छोटी है, इसलिए इसको डायमीटर के आधार पर छोटी आंत कहा गया। और उसका डायमीटर जो बड़ी आंत का है लगभग 3 इंच है, तो वो बड़ी है, डायमीटर के आधार पर उसको बड़ी आंत कहा गया। लंबाई के आधार पर ना मापा ही नहीं इसको, है ना। अब इस छोटी आंत में होता क्या है, तो इसमें जो भोजन है उसका होता है पाचन और होता है अवशोषण। इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है, पाचन और अवशोषण। मैं आपको इसके 3 पार्ट पढ़ाऊंगा, ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम, है ना। तो ये 3 पार्ट आपके सहायक होंगे पाचन और अवशोषण में। यदि आपसे पूछे कि पाचन और अवशोषण होता किसका है छोटी आंत में, तो बोलना है पोषक तत्वों का। पोषक तत्व क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनको अपन को किस में बदलना है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलते थे, ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन में। प्रोटीन को पेप्टोन्स, जिसको आप दूसरा नाम देते थे पेप्टाइड, या फिर इसको आपने किस में बदलना है, अमीनो एसिड में। फिर आपका आता था फैट, फैट को आप बदलते थे फैटी एसिड में। देन उसके बाद बदलता था वो किस में, ग्लिसरॉल में। वो देखते हैं बारी बारी से। तो इसमें होता है पाचन और अवशोषण। यदि पूछे किसका होता है, किसका पाचन और अवशोषण होता है, तो वो होता है पोषक तत्वों का, है ना। अब जो आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाए हैं उनका पाचन और अवशोषण होगा, वो छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगे। ग्लूकोज हो गया मानकर चलो, अमीनो एसिड हो गया मानकर चलो, ग्लिसरॉल हो गया, इसमें टूटे। और इस अवशोषित जो भोजन है यह आपके ब्लड में घुल जाएगा। ब्लड आएगा, ब्लड में यह तत्व, पोषक तत्व मिल जाएंगे और ब्लड के थ्रू यह पूरी की पूरी बॉडी में संचरित हो जाएंगे। और ब्लड हर एक सेल्स को, हर एक कोशिका के पास इनको ले जाएगा और कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे एनर्जी ले लेगा, तो आपकी बॉडी को मिलेगी एनर्जी। और इस अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। ये लिखा, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। अब देखो छोटी आंत के होते हैं आपके एक्चुअली में 3 पार्ट। उन तीनों पार्ट को बारी बारी से डिस्कस करना है कि एक्चुअली में कैसे काम करते हैं। जब आपका भोजन छोटी आंत में आया, देखो ये आया छोटी आंत में, तो इस छोटी आंत से लगे हुए होते हैं, ये आपका अपेंडिक्स है ना, इसके नीचे पाए, मतलब अपेंडिक्स सॉरी डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है आपका लीवर, जस्ट नीचे। लीवर से जुड़ा हुआ तो होता है आपका गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, और इससे जुड़ा हुआ होता है पेनक्रियाज, अग्नाशय। और ये तीनों जुड़े हुए होते हैं इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से। इधर रहा आपका लीवर, है ना, ये रहा इधर गॉल ब्लैडर रहता है, और इस साइड जुड़ा हुआ तो आपका पेनक्रियाज, अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है। और ये कैसे काम करते हैं इनको भी साथ में पढ़ना है, चूँकि ये ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़े हुए होते हैं और ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपकी छोटी आंत का, तो इनको भी साथ में कवर करके चलना है। यकृत को पढ़ लो, है ना, फिर अपन पढ़ लेंगे यकृत से क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या निकलता है, वो बात की बात है। पेनक्रियाज को देख लेंगे और पित्ताशय को, पित्तरस को, है ना, देख लेंगे कैसे वर्क करता है। तो यकृत की मैंने स्ट्रक्चर निकाली। तो यकृत के एक्चुअली में 2 लोब होते हैं, है ना, ये राइट साइड होता है, इसके 2 लोब होते हैं। तो ये 2 खंड बोल सकते हो, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। जो आपका राइट लोब होता है, ये जो राइट लोब होता है इस लेफ्ट लोब से बड़ा होता है आपका राइट लोब। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर का कौन सा लोब बड़ा होता है, राइट लोब बड़ा होता है। और दोनों लोब, एक लोब आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो यह जुड़े हुए होते हैं ऊतक के द्वारा। पूछे कौन से ऊतक के द्वारा, आंसर करना है लिगामेंट। कौन से लिगामेंट के द्वारा, तो आंसर करना है फेल्सीफेरम लिगामेंट। कौन से लिगामेंट के द्वारा, फेल्सीफेरम लिगामेंट के द्वारा यह दोनों लोब जुड़े हुए होते हैं। आपका लीवर बना किससे होता है, तो यह बना होता है, आपको मालूम है कि लीवर एक अंग है, अंगों से मिलकर तो आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। और अंग किससे मिलकर बने होते हैं, आपकी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे यह मिलकर बना होता है, इसमें पाई जाती हैं आपकी हेपेटिक कोशिका, हेपेटिक सेल। इन हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर आपका लीवर बना होता है। इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर, यकृत के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी।
क्या नाम दिया जाता है? हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहा जाता है और इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका वजन पूछे आपसे, इसका वेट पूछे जाए आपसे, तो इसका वेट होता है 1.5 से लेकर 1.7 kg। kg में बोला मैंने, ध्यान रखना, किलोग्राम में। इसका वेट होता है 1.5 से लेकर 1.7 kg, है ना। इसीलिए यह अपने शरीर का या मानव शरीर का सबसे बड़ा व सबसे भारी आंतरिक अंग होता है। सबसे बड़ा व सबसे भारी, इसलिए मैंने आंतरिक अंग लिया। यदि सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वो तो त्वचा होती है। अब सबसे बड़ा और सबसे भारी मैं अंग नहीं बोल सकता, नहीं तो फिर त्वचा है ना जो, वो डिफरेंस पैदा कर देगी इसमें, इसीलिए मैंने आंतरिक शब्द लगा दिया। यह सबसे बड़ा व सबसे भारी आंतरिक अंग होता है। और यदि आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो होता है आपकी स्किन, वो होती है आपकी त्वचा, सबसे बड़ा अंग होती है ना। अब चूंकि इस लीवर से निकलता क्या है, तो एक ध्यान देने योग्य बात है, आप माइंड में फिट कर लो, जो हमेशा क्वेश्चन आप एग्जाम में जाके गलत करके आते ही हो। आपको लगता है जो पित्त रस है ना, पित्ताशय से निकलता है, जो आपको गलत लगता है, जो आपका पित्त रस है वो निकलता है आपका लीवर से, यकृत से। यह यकृत इस पित्त रस का स्त्रावण करती है। यकृत से निकला पित्त रस, यह पित्त रस किस में जाएगा? देखो ये है आपका गोल ब्लेडर। पहले तो देखो एक गोल ब्लेडर, इसको समझो, ये गोल ब्लेडर जुड़ा हुआ है आपके किससे? लीवर से। लीवर ने बनाया पित्त रस। अब यह जो पित्त रस है इस गोल ब्लेडर में जाके संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। किससे स्टोर हो जाएगा? पित्ताशय में, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पित्ताशय गोल ब्लेडर को, इसमें हो जाएगा स्टोर। अब जैसे ही खाना आपके छोटी आंत में आएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, इधर से यह पित्त रस जाना शुरू कर देगा उस खाने के पास, क्योंकि HCl अभी उपस्थित है खाने में, जो पेट से मिला हुआ है भोजन में। पेट से जो HCl मिला हुआ है वो भोजन में उपस्थित है, अभी उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको उदासीन करना है, तो यह पित्त रस जाता है। और क्योंकि पित्त रस का जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, 7.5 से 8.5 तक होता है, तो वो क्षारीय होता है। और HCl आपका कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो सीधी सीधी बात है, जब क्षार और अम्ल मिलेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा, उदासीन होगा वो, है ना। और एक और ध्यान से बात सुनना, आपसे कभी पूछे कि पित्त रस का रंग क्या होता है, पित्त रस का रंग क्या होता है, इसका बहुत शानदार आंसर है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन भी है। इसका रंग क्या होता है? क्योंकि आप एक बात ध्यान रखो कि जब कभी भी आपसे बायोलॉजी में रंग पूछा जाए तो उस रंग को देने के लिए जिम्मेदार होता है पिगमेंट, वर्णक। बिना वर्णक के कोई रंग प्राप्त होती नहीं किसी भी चीज़ को। तो किस वर्णक के द्वारा इस पित्त रस का रंग कैसा होता है, अभी तो आपको मैंने बताया नहीं। आपको लगता होगा इसका रंग होता है पीला, जो कि आपको लगता है गलत, कतई नहीं होता इसका रंग पीला। इसका रंग होता है भाई साहब मेरे हरा, पित्त रस का रंग होता है हरा। और मैंने बताया रंग को देने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो वो होता है पिगमेंट। किस पिगमेंट के द्वारा, किस वर्णक के द्वारा, जिसको आप रंजक भी बोलते हो, किस रंजक के द्वारा पित्त रस का रंग हरा होता है, तो वो रंजक है आपका बिलीवर्डिन रंजक। यह निकलता है आपके लीवर से, क्योंकि आपका पित्त रस बनता भी तो लीवर में ही है और यह वर्णक भी निकलता है तो लीवर से ही है। तो इसी के कारण इसका रंग होता है हरा, है ना। और इसका काम क्या होता है इस पित्त रस का? आप जो फैट खाते हो, जो आपने फैट खाया हुआ है, अर्थात इसको चर्बी भी बोला जाता है, इस चर्बी को छोटे छोटे अणुओं में बदलता है या पचाने का काम करता है। जैसे आपने फैट खाया, फैट की बड़ी बड़ी बूंदें खाई, इन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलने का काम करता है आपका पित्त रस, पित्त रस। और वसा की या फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पाइसीकरण। क्या बोला जाता है? पाइसीकरण, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर यकृत किस विधि पर कार्य करता है, तो आप आंसर क्या दोगे इसका? लीवर से क्या निकलता है? पित्त रस। और पित्त रस काम क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को, फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलने का काम करता है।
है ना। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है पाइसीकरण। चूँकि यह किसने की, यकृत ने की, एक्चुअली में यकृत ने ही की। तो यकृत किस विधि पर कार्य करता है, आंसर करना है पाइसीकरण की विधि पर। पाइसीकरण की विधि पर कार्य करता है आपका यकृत। अब यकृत में होती हैं दो प्रकार की प्रोसेस, उन प्रोसेस को देखना है। एक होती है आपकी ग्लूकोजेनेसिस, एक होती है ग्लूकोजिनोलाइसिस। अब ग्लूकोजेनेसिस क्या कहलाता है और ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या कहलाता है ना। तो मैं आपको बता दूं क्या कहलाता है। ग्लूकोज को किस में बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है ग्लूकोजेनेसिस। और यह बदलता कौन है, यह बदलता है आपका हार्मोन, है ना। अब वो हार्मोन कहाँ से स्रावित हुआ, तो वो हार्मोन स्रावित होता है आपके अग्नाशय से, आपके पेनक्रियाज से। उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है मेरे भाई इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब आपसे पूछो कि ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या कहलाता है, तो जब किसी भी वर्ड के पीछे लाइसिस शब्द लग जाए ना तो उसका अर्थ होता है टूटना, ब्रेकडाउन। और जब किसी भी वर्ड के पीछे सिस लग जाए, इधर क्या लगा हुआ है आपका सिस, और सिस का अर्थ होता है टू मेक, अर्थात कुछ ना कुछ बनेगा। और ग्लूकोज से क्या बना, ग्लाइकोजन बना। और इधर लगा है लाइसिस, लाइसिस का अर्थ होता है ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज़ का। अब इधर ब्रेक डाउन किसका होता है, तो वह जस्ट अपोजिट प्रक्रिया होती है, पूरी की पूरी उल्टी प्रक्रिया होती है किसकी, इस ग्लूकोजेनेसिस की। कैसे, क्योंकि यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। इसके लिए भी हार्मोन जिम्मेदार होता है। वह हार्मोन भी निकलता है आपके पेनक्रियाज से, अग्नाशय से निकलता है। और उस हार्मोन का नाम क्या होता है, तो उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन यह हार्मोन, यह प्रोसेस करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। ये प्रक्रिया होती है किस, कहाँ पर, आपके लीवर में होती है। अब मैंने बोला कि जस्ट लीवर से जुड़ा हुआ होता है आपका क्या, अग्नाशय और गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से निकलता नहीं था, स्टोर होता था पित्तरस, है ना। निकलता तो लीवर से था, है ना। वो मैंने आपको पढ़ा दिया कि पित्तरस इमल्सिफिकेशन की विधि पर कार्य करता है, पाइसीकरण की विधि पर कार्य करता है। अब जस्ट उससे जुड़ा हुआ है आपका पेनक्रियाज, अग्नाशय। तो आपको पढ़ना है अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय से भी अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। और आपको एक बात बता दूं कि अग्नाशय से अग्नाशय रस तो निकलता है, मैं मानता हूं। और इस रस में होता क्या क्या है, तो इसमें होता है आपका हार्मोन होता है और एंजाइम होता है। क्या होता है, हार्मोन। और जब कोई ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावण करे, दोनों चीज़ें निकलती हैं इस रस से, हार्मोन और एंजाइम भी। और जब कोई ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावण करे तो मैंने आपको बोला था वह ग्रंथि कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्त्रावी ग्रंथि इसको आप बोलते हो, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और जब कोई ग्लैंड इस एंजाइम का स्त्रावण करे तो उसको नाम दिया गया था क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। और आपको मालूम है कि जब कोई अंग हार्मोन और एंजाइम, अंग को ही ग्रंथि कहा जाता है यदि वो इनका स्त्रावण करता है। तो यदि कोई ग्रंथि भी हार्मोन या एंजाइम का स्त्रावण करती है तो उसको आप एंडो और एक्सोक्राइन दोनों बोलोगे। फिर ऐसी ग्लैंड यदि इसको नाम दिया जाए तो क्या दिया दोगे आप, मिक्स्ड ग्लैंड। यदि कोई भी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन का एक साथ स्त्रावण करती है तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो आपके शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय एक बहुत अच्छी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। और इससे निकलता है अग्नाशयी रस। इसमें एक्चुअली में सेल्स कितनी होती है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है अल्फा सेल्स, एक होता है बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, इसको चौथी को आप बोलते हो एफ या पीपी सेल्स, है ना।
तो आपकी जो ये 3 सेल्स है ना, अल्फ़ा, बीटा और ये डेल्टा, तो ये तीनों करती हैं हार्मोन का स्त्रावण, है ना। और आपकी जो यह लास्ट वाली सेल है ना, एफ या पीपी सेल, इसको एक्चुअली में पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। तो जो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स है, यह स्रावित करती है एंजाइम को। किसको? एंजाइम को। और आपको मालूम है पाचन की प्रक्रिया में उत्तरदायी कौन होता है? आपके एंजाइम होते हैं। तो आपको एक्चुअली में पढ़ना किसको? एंजाइम को है। हार्मोन आप पढ़ते हो किसमें? एंडोक्राइन सिस्टम। इधर पर आपको हार्मोन पढ़ना है नहीं, पढ़ना आपको एंजाइम है। तो मैं आपको एंजाइम पढ़ाता हूँ कि इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और वह कार्य कैसे करते हैं। लेकिन आपको अभी तक ये नहीं मालूम होगा कि अग्नाशय की खोज किसके द्वारा की गई, किसने की। तो इसकी खोज की है लैंगरहेंस ने। किसने की? लैंगरहेंस ने। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय का आकार कैसा होता है, तो देखो आपको सामने दिखाई देता है, पत्ती के आकार के जैसा होता है। कैसा होता है इसका आकार? पत्ती के आकार के जैसा। अब पढ़ना क्या है कि जो ये पीपी और एफ सेल है ना, यह एंजाइम का स्त्रावण करती है। और चूंकि यह सेल किसमें है? अग्नाशय में। तो किन एंजाइमों का स्त्रावण करते हैं और वह एंजाइम किस तरीके से कार्य करते हैं, उनको देखना है। तो यह जो एफ व पीपी सेल है, यह 3 प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण करते हैं। और वो एंजाइम आपके ये हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, है ना। इनका काम क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो बचा हुआ प्रोटीन है ना आपका, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया था या पेप्टोन्स में बदल दिया था, लेकिन अमीनो एसिड में अभी आपका प्रोटीन बदला नहीं है। और मैंने आपको बोला था जब तक प्रोटीन अमीनो एसिड में नहीं बदलेगा ना मेरे भाई, तो पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो प्रोटीन को 100% प्रोटीन को किस में बदल देता है? अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। अर्थात प्रोटीन का पाचन हो गया, प्रोटीन पच गया, अमीनो एसिड में बदल गया और 100% प्रोटीन बदल गया, मतलब प्रोटीन का पाचन हो गया। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। या ग्लूकोज भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ग्लूकोज से ही आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज में भी बदलता है कुछ हद तक, है ना। कितना बदलता है? तो 100% बदलता है। 100% आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया हुआ है, उस कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम पूरा का पूरा बदलता है जो बचा हुआ है। 70% आपका तो कहाँ पर पाचन हो गया था? कार्बोहाइड्रेट का मुंह में हो गया था। और जो बचा हुआ है 30% उसका यहाँ पर हो जाता है। तो 100% लिख दिया मैंने कि 100% कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। और किया किसने है? तो एमाइलेज ने किया। अभी लाइपेज क्या कार्य करता है? ये है क्या वाला है लाइपेज? तो जो आपका लाइपेज है, जो बचा हुआ फैट है आपकी बॉडी में, फैट है, इस फैट को बदलता है किस में? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन बदलता है? यह लाइपेज बदलता है। कितने फैट को बदलता है? तो 100% फैट। अर्थात एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि फैट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैट का डाइजेशन स्टार्ट एक्चुअली में हुआ कहाँ से? छोटी आंत से। क्योंकि ये जो अग्नाशय रस है, ये जुड़ा क्या किससे होता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट से। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? छोटी आंत का पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से प्रारंभ होता है। बात आई समझ में? अब चूंकि इन तीनों का पूर्ण रूप से पाचन हो गया, इन तीनों को आप खाते भी हो, मैंने बताया, ठीक है ना। तो अग्नाशय को इसीलिए क्योंकि इनका पूर्ण रूप से पाचन कर दिया ना, अब बचा ही नहीं कुछ पचित करने के लिए, तो इस अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। बहुत शानदार लाइन है, इसको याद कर लेना, बहुत बार पूछी गई है और कई लोगों को मालूम भी नहीं होती कि पूर्ण पाचक रस एक्चुअली में बोला किसको जाता है? अग्नाशय को बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय रस से निकलता कितना है पर डे? यदि पर डे की बात कर दी जाए, प्रतिदिन बात कर दी जाए, तो यह पर डे निकलता है आपका 1 लीटर।
इसका पीएच मान मैंने आपको बोला था 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। मैंने 5 तक बोला था एक्चुअली में, लगभग है ना, 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है इसका, क्षारीय नेचर होता है, इसको पूर्णपाचक रस कहा जाता है। ठीक, अच्छी बात है। अब तीन पार्ट होते थे। ये ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ पार्ट था आपका लीवर, अग्नाशय और पित्ताशय। इन तीनों को अपन ने कवर कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है छोटी आंत का? जेनुनम। और तीसरा क्या है? इलियम। तो जेनुनम को पढ़ना है और इलियम को पढ़ना है, एक कैसे वर्क करते हैं, कार्य कैसे करते हैं। तो आपका जो पचित भोजन है ना, पचित भोजन है, उसका इस जेनुनम वाले भाग में ना तो उसका पाचन होता है, ना ही उसका अवशोषण होता है। एक शानदार सेंटेंस मिल गया कि छोटी आंत का वह कौन सा भाग है जिसमें ना ही भोजन का पाचन होता है और ना ही भोजन का अवशोषण होता है। उस पार्ट को बोला जाता है जेनुनम। तो इसका कार्य क्या रहता है? चूंकि यह जेनुनम किससे जुड़ा हुआ है, देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ये रहा, ये जेनुनम जुड़ा हुआ किससे है? ड्यूडेनम वाले पार्ट से और इलियम वाले पार्ट से। तो ये करता क्या है? ना तो पाचन करता है ना अवशोषण करता, फिर करता क्या है? जो आपका ड्यूडेनम में भोजन है ना, उसको इस इलियम तक ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके थ्रू इलियम तक भोजन आ जाता है, बस इससे ज़्यादा इसका कुछ काम है ही नहीं। तो आपसे इसका कार्य पूछा जाए कि इस जेनुनम का कार्य क्या है, तो आपको बोलना है यह भोजन को ड्यूडेनम से इलियम तक ट्रांसफर करता है ना। अब इलियम का कार्य देखो होता क्या है। एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, लेकिन छोटी आंत का वह भाग होता है जो पाचन और अवशोषण करता है, वह भाग होता है इलियम। यही इलियम भोजन का पाचन करता है, पोषक तत्वों का, और अवशोषण भी करता है। लेकिन कैसे? देखो मैं आपको बताता है इस इलियम की स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है विलाई। क्या बोला जाता है? विलाई ही बोला जाता है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, है ना। चूंकि यह जो स्ट्रक्चर है कैसे है? अंगुली नुमा प्रवर्ध के रूप में इसकी संरचना है। तो इसको मैंने बोला इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट आपका पचा हुआ है वो इधर पर आके रुक जाता है, इधर पर आके रुक गया, ये रुक गया। पचित है ये, तो ये डाइजेस्ट फूड है। और जो अपचित भोजन हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो, वो आकर रुक जाता है इसके जस्ट पीछे, इधर पर एक अपचित भोजन है ना। अब इधर से ब्लड होकर इनको लेकर, इन पोषक तत्वों को लेकर, ये जो पोषक तत्व हैं इनको ब्लड मिलाता है अपने साथ और लेकर चला जाता है शरीर के विभिन्न अंगों तक। अब बचा हुआ आपका क्या है? ये मल है, अनडाइजेस्टेड फूड है। तो यह जाता है बड़ी आंत में। किस में जाता है? बड़ी आंत में जाता है। चूँकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इसमें, इनका होता है सरफेस एरिया बड़ा। क्या होता है? सरफेस एरिया बड़ा होता है। अब चूँकि एक्चुअली में तीन ए है क्या है, इसको देखो। ए इधर पर है, होते हैं आपके, इसको आप बोल सकते हो ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन है। इधर पर जब प्रोटीन टूटता है तो क्या बनाता है? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड भी होते हैं, और क्या होते हैं साथ में आपके? ग्लिसरॉल, है ना। ये तीनों होते हैं। अब ब्लड आया, इन तीनों को अपने साथ मिलाकर ले जाएगा बॉडी के विभिन्न भागों तक, और वहाँ सेल्स में जाएगा ब्लड, और आपको मिलेगी एनर्जी फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ेगा इनको, है ना। तो एक बताइए क्वेश्चन, आपका रिजर्व फूड स्टोर कहाँ पर होता है? संचित भोजन कहाँ पर स्टोर होता है ना। छोटी आंत में रिजर्व फूड स्टोर होता है, जो आपकी बिलाई की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए मानव शरीर का संचित भोजन किस रूप में होता है? मानव शरीर का संचित भोजन किस रूप में होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन यह ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? यह ग्लाइकोजन स्टोर होता है आपका यकृत में, लीवर में।
बात आई समझ में। लीवर में मानव शरीर का संचित भोजन होता है और किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब यही प्रोसेस होती है, मैंने आपको बोला कि आपको लगी है भूख और आपको खाना सही टाइम पे मिल नहीं रहा, फिर आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हो कि आपकी भूख मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? क्योंकि यह ग्लाइकोजन जो आपका लीवर में स्टोर है ना, वापस से ग्लूकोज में बदलेगा। किस विधि के द्वारा बदलेगा? ग्लूकोजिनोलाइसिस विधि के द्वारा। उधर पर हार्मोन स्त्रावित होगा आपका, कौन सा? ग्लूकेगोन हार्मोन स्त्रावित होगा, वो इसको चेंज कर देगा, इसको बदल देगा और आपको लगेगा कि बस मेरे में एनर्जी आ गई, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो आपका भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत तक पहुँच गया। अब बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत का डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है? तो इसकी लंबाई होती है 1 से लेकर 1.5 मीटर तक। इसका डायमीटर होता है 3 इंच। इसके पार्ट कितने होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। अब इसको भूल जाइए, इस वाले बीच वाले पार्ट को। ये रही आपकी पूरी की पूरी बड़ी आंत ए। इसलिए इसको बड़ी आंत बोला गया क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। चूंकि लेंथ छोटी है, लंबाई छोटी है, डायमीटर बड़ा होने की वजह से इसको बड़ी आंत बोला गया। अब देखिए कि इसके 3 पार्ट होते कौन कौन से? एक होता है कोलोन, दूसरा होता है रेक्टम और तीसरा इधर पर एक पार्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है सीकम। कोलोन, रेक्टम और सीकम, इनके 3 पार्ट होते हैं और सीकम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होता है अपेंडिक्स। सीकम वाले पार्ट में कुछ नहीं होता है, बस अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है। और यह जो अपेंडिक्स है यह होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। मैंने आपको बोला भी है कि अवशेषी अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनकी मात्र केवल उपस्थिति है शरीर में, कार्य कुछ कर नहीं रहे हैं। अब कैसे कार्य नहीं कर रहे? एक टाइम तो होता है कि जब ये कार्य करते हैं। आज के डेट में कार्य क्यों नहीं कर रहे? जब आप जानवर थे, जैसे आप बंदर से मानव की उत्पत्ति हुई है, तो जब आप बंदर थे आप घास फूस को खाते थे और घास में क्या रहता है आपका? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए उस टाइम पर उत्तरदायी होता था अपेंडिक्स आपका। यह अपेंडिक्स है ना, जो आपका ए वाला अपेंडिक्स सेल्यूलोज का पाचन करता था। और आज आप घास फूस खाते नहीं हो तो पाचन करने के लिए यह उत्तरदायी होगा ही नहीं, इसका कोई कार्य है ही नहीं। चूंकि आप सेल्यूलोज ले ही नहीं रहे हो तो इसका क्या काम है? कुछ काम ही नहीं है, मात्र केवल उपस्थिति बस तो है आपकी बॉडी में। इसीलिए इसको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कोई कार्य ना करे, मात्र उपस्थित हो। आज के कल होता क्या है कि पेट में यह दर्द करने लगता है तो इसको काट कर डॉक्टर निकाल भी देते हैं, इससे कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं आपको, है ना। आपका पेट फूलने लगता है इसके कारण। अब आता है आपका कोलोन वाला पार्ट। तो कोलोन में क्या होता है कि इसमें पानी का अवशोषण होता है। जो आप पानी पीते हो, पानी का अवशोषण होगा कहाँ पर? बड़ी आंत के कोलोन वाले पार्ट में। और आपसे पूछा जाए कि बड़ी आंत का वह कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा होता है? तो कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। अब इस वाले पार्ट में पाए जाते हैं जीवाणु, और उन जीवाणुओं का नाम क्या होता है? ई कोलाई नामक जीवाणु। ई कोलाई नामक जीवाणु ये करते क्या हैं? जो आपने डाइजेस्टेड फूड खाया था वो किस में बदला था? आपका वेस्ट फूड में। डाइजेस्टिव फूड आपका वेस्ट फूड में बदला है, ठीक है। और बदला किसने? इन ई कोलाई नामक जीवाणुओं ने बदला था, समझ गए। अब जो ये वेस्ट फूड है, इन वेस्ट फूड से ई कोलाई जीवाणु को मिलता है पोषण। जो ई कोलाई है इस वेस्ट फूड से प्राप्त करते हैं क्या? पोषण। और बदले में ह्यूमन बॉडी को क्या देते हैं? बदले में ये ई कोलाई ह्यूमन बॉडी को देते हैं विटामिन B12 और विटामिन K। तो देखो नुकसान तो इसने कुछ पहुंचाया नहीं है ना, आपको बदले में दिया भी है। और आपने इसको बदले में क्या दिया? वेस्ट फूड। तो दोनों ने एक दूसरे की क्या की? हेल्प की। ऐसे संबंध को बोला जाता है सहजीवी संबंध, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, दोनों को फायदा पहुंचे। अर्थात ई कोलाई जीवाणु मानव शरीर के साथ किस संबंध में रहते हैं? सहजीवी संबंध में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है रेक्टम वाला पार्ट। चूंकि ये रहा आपका तीसरा पार्ट रेक्टम, ये है ना। इस रेक्टम वाले पार्ट का काम क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। आपका डाइजेस्ट फूड वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो गया है, ई कोलाई नामक जीवाणु ने बदल दिया है। अब यह होकर जाएगा आपके रेक्टम वाले पार्ट में, जो तीसरा पार्ट होता है आपकी बड़ी आंत का। इसमें कुछ देर तक आपका मल रुकेगा और रेक्टम के थ्रू एनस से होकर आपका मल बाहर चला जाएगा।
अब चूंकि आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, आहार नाल क्या कहलाता है आपका, माउथ से लेकर एनस तक के बीच की लंबाई क्या कहलाती है आपकी, आहार नाल कहलाती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे 2 इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए। आहार नाल के उस भाग का नाम बताइए जिसमें पानी का अवशोषण होता है, क्योंकि इसकी जगह उस कर लो। उस भाग का नाम बताइए जिसमें पानी का अवशोषण होता है। मैंने बताया है कि बड़ी आंत में होता है पानी का अवशोषण, और कौन सा पार्ट करता है, कोलोन वाला पार्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, है ना। और बड़ी आंत में भी कौन है, तो लिख देना कोलोन। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, आहार नाल के उस भाग का नाम बताइए जिसमें पोषक तत्वों का, पानी की जगह मैंने क्या कर दिया, पोषक तत्व, और कुछ नहीं, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मैंने बताया हुआ है आपको। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना है। ठीक है ना, पॉज करके वीडियो। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, है ना। इधर पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट होता है, इसकी प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। किसके द्वारा हुई है प्रोसेस, एंजाइम के द्वारा हुई। अगले लेक्चर में अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।